इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए एक रेस्ट फोरम का ऑनलाइन वीडियो, जो कि आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ UPPCL जेईई 2019 शिफ्ट 2 का पेपर। और आज का टॉपिक मैंने जो उठाया है वो उठाया है ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर से आप लोग देख पा रहे हैं टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं। 11 में से 9 क्वेश्चन डिज़ाइन पार्ट से हैं, कंस्ट्रक्शन पार्ट से हैं, और 2 क्वेश्चन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और एफिशिएंसी को लेके हैं, लॉस को लेके हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर और पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, नेचुरल एयर कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर फॉर द रेटिंग ऑफ। जो ट्रांसफार्मर के अंदर नेचुरल कूलिंग होती है वो किस रेटिंग तक पे यूज होती है? नेचुरल वाली कूलिंग। यूँ तो बहुत सारी कूलिंग होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा, बट नेचुरल वाली कूलिंग वो पूछ रहा है किस रेटिंग तक यूज होती है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर में कूलिंग की ज़रूरत ही क्यों होती है। देखिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कई हाई करंट्स और हाई वोल्टेजेस होते हैं। हाई वोल्टेज हाई करंट होने के कारण वहाँ हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होती है तो क्या है, ट्रांसफार्मर में कूलिंग की ज़रूरत होती है। अब ऐसे तो बात करें, अगर ट्रांसफार्मर को कूल नहीं करें तो ट्रांसफार्मर में लॉसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और उन लॉसेस के कारण क्या होने लग जाएगा, उन लॉसेस के कारण होने लग जाएगा बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी गिरने लग जाएगी। अब आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 6 टाइप के कूलिंग मेथड्स होते हैं। एयर नेचुरल, एयर ब्लास्ट, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड। तो ये जो आपके कूलिंग मेथड्स होते हैं, इन कूलिंग मेथड्स को जो रेटिंग होती है वो आपको जाननी पड़ेगी कि वो रेटिंग कहाँ पर हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए एयर नेचुरल जो होता है वो 3 MVA तक यूज़ करते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, भाई इसको ना लिख लेना, आप लोग इसको लिख लेना प्लीज़। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये जो कंटेंट इतना सॉलिड जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो कंटेंट सॉलिड है, और इसी कंटेंट के दम पे बहुतों ने सिलेक्शन लिए हैं। सिलेक्शन की वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग देखिएगा। कंटेंट के दम पे सिलेक्शन हुआ है उनका, कंटेंट के दम पे। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा एक साथ ऐसा कंटेंट कहीं पर भी, लिख लीजिए ये चीज़। 3 MVA तक नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग होती है। सेकंड नंबर एयर ब्लास्ट कूलिंग होती है 3 MVA से 15 MVA। ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग जो होती है वो 30 MVA तक, 30 MVA तक होती है। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड वो होती है 60 MVA तक। और अगर आप देख रहे होंगे 5वां नंबर है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, वो 60 के MVA से ऊपर के लिए होती है। और जो ऑयल फोर्स्ड है, वाटर फोर्स्ड है, वो सेवरल 100 MVA तक होती है। तो ये जो 6 टाइप की कूलिंग है, आप लोग रेटिंग देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने। इस रेटिंग को आप नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में बहुत पूछता है, एज अ स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है, मतलब आपको याद होना चाहिए, और याद हो जाएगा भी। अगर आप इन कूलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको खुद को याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो बढ़िया कंटेंट के लिए बस शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए यार, ये मेरे को मोटिवेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बुकहोल्स रिले का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए बुकहोल्स रिले अपने आप में बड़ी प्यारी रिले है। देखो रिले मैंने ऐसे प्यारा क्यों कहा, मैंने ऐसे प्यारा इसीलिए कहा, समझते हैं भाई क्यों कहा मैंने ऐसे प्यारा। आप लोग मुझे रिले का फंक्शनिंग बताइए, मैं जब तक ये डायग्राम बना लूँ आप मुझे रिले की फंक्शनिंग बता दीजिए। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए यार, अच्छा रहेगा बता देंगे तो। बोलिए, नहीं बताओगे ना? नहीं बताओगे, बताओगे नहीं भाई, नहीं बताओगे।
देखिए ये कंजर्वेटर है, ठीक है, और ये आपका मेन टैंक है, इसे बोलते हैं मेन टैंक। मैं आपको बुकोल्स रिले से जुड़े हुए इतने सॉलिड क्वेश्चन बताने वाला हूं ना, इतने सॉलिड क्वेश्चन बताने वाला हूं, इससे बाहर क्वेश्चन बुकोल्स रिले से बनेगा नहीं, ये याद रख लें। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, मान लीजिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे दी हमने और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने लोड लगा दिया। ये मेन टैंक हो गया, इसमें ऑयल भरा हुआ है, मेन टैंक है, इसमें हमने ऑयल भर दिया। और ये मेन टैंक में ही नहीं, ऑयल ये कंजर्वेटर तक में होके जा रहा है। कम से कम आधा कंजर्वेटर भरा रहता है, याद रखिए कंजर्वेटर आधा भरा रहता है, पूरा भी नहीं भरा रहता ना खाली रहता, बट आधा कंजर्वेटर ऑयल से भरा रहता है। जो ये बुकोल्स रिले है, सबसे पहले तो मैं आपको रिले के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं। मैं रिले की पूरे की बात कर रहा हूँ, खाली बुकोल्स रिले की बात नहीं कर रहा। रिले का फंक्शन होता है दिमाग लगाना, हाथ नहीं चलाता। जैसे आपने देखा होगा जब भी अक्सर लड़ाई होती है, ठीक है, लड़ाई हुई मान लीजिए, दिमाग ने सिग्नल भेजा भाई हाथ छोड़ना है, तो आप हाथ छोड़ देते हो, बट दिमाग ने मारा नहीं, दिमाग ने सिचुएशन को भांपा और कहा हाथ छोड़ दो, बट हाथ ने एक्शन लिया, दिमाग ने क्या किया, केवल बताया, आपको इंडिकेशन दिया। सेम ऐसी रिले वो डिवाइस होती है विच टेल्स ओनली अबाउट द फॉल्ट, जो ये बताती है कि भाई फॉल्ट हो गया, सर्किट ब्रेकर खुल जाओ, विच टेल्स ओनली अबाउट फॉल्ट। वो बताती है खाली, कभी फॉल्ट को हटाती नहीं है। ये फॉल्ट को भांपती है, हटाती नहीं है। टू द सर्किट ब्रेकर, ये भी एक बात जान लीजिए, किसको बताती है, सर्किट ब्रेकर को, कि भाई खुल जा सिम फॉल्ट होने वाला है। तो रिले क्या करती है, केवल बताती है। पर तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश का कोई पेपर था, शायद एई या जेई का पेपर था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें ये सवाल पूछा था कि एकमात्र रिले ऐसी कौन सी रिले है जो फॉल्ट को भांपती भी है और हटाती भी है खुद। भाई बुकोल्स रिले वो रिले है। बुकोल्स रिले की लोकेशन पेपर में पूछता है, बुकोल्स रिले की लोकेशन क्या है, तो बुकोल्स रिले की लोकेशन है बिटवीन द कंजर्वेटर टैंक एंड मेन टैंक और इनटू द पाइप या इन द पाइप के अंदर कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच, पाइप के अंदर मतलब पाइप के अंदर कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच यहां लगी रहती है हमारी क्या, रिले, बुकोल्स रिले। ये क्या करती है, ट्रांसफॉर्मर में कोई भी फॉल्ट होने वाला होता है। अब देखना क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी है, तीसरा ऑप्शन देखिए, इंसिपिएंट फॉल्ट। इंसिपिएंट का मतलब होता है भांप लेती है फॉल्ट को कि यार फॉल्ट होने वाला है। तो बुकोल्स रिले क्या करती है, ट्रांसफॉर्मर के सभी इंटरनल फॉल्ट भांप लेती है। मतलब ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी इंटरनल फॉल्ट होने वाला होगा, बुकोल्स रिले बता देगी। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, इंटरनल फॉल्ट, बाहर का फॉल्ट नहीं। ट्रांसफॉर्मर से बाहर कुछ भी होता रहे इसको मतलब नहीं है, बाहर के लिए डिफरेंशियल रिले हम लोग लगाते हैं। मैंने इससे पहले क्लास में भी बताया था, मतलब इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था। तो बुकोल्स रिले सभी इंटरनल फॉल्ट भांपती है, रिले सभी इंटरनल फॉल्ट भांपती है, याद रखिएगा, पूछता है पेपर में। और ये बुकोल्स रिले एकमात्र रिले है जो क्या करती है, जो आपका ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के पाइप के बीच लगी रहती है। और गैस एक्चुएटेड रिले, मतलब जो अंदर यहाँ गैस बनती है, कहाँ, अरे पेट में नहीं, यहाँ ट्रांसफॉर्मर में, यहाँ जब ऑयल गर्म होता है तो गैस बनती है,
उस गैस की वजह से ये ऑपरेट होती है, इसीलिए गैस एक्चुएटेड, मतलब गैस से प्रभावित या गैस से उत्तेजित होने वाली रिले गैस एक्चुएटेड रिले होती है। तो ये बुकोल्स रिले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ तो और भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि मर्करी स्विच, इसके बुकोल्स रिले के अंदर क्या होता है, मर्करी स्विच लगा होता है, मर्करी स्विच लगा होता है इस रिले के अंदर। तो ये भी एक बात पूछ ली जाती है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन रहता है, इन सब बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं जब तक मिटा भी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन, द टीजर ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन 0.866 ऑफ इट्स रेटेड क्या। अब समझिए इस बात को आप लोग, स्कॉट कनेक्शन, पहली चीज तो दो ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन है, दो ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं इसमें, और एक का नाम होता है मेन ट्रांसफॉर्मर और एक का नाम होता है टीजर ट्रांसफॉर्मर। जो मेन और टीजर ट्रांसफॉर्मर है ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं, मैग्नेटिकली नहीं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं, मैग्नेटिकली नहीं, ठीक है। स्कॉट कनेक्शन, दो ट्रांसफार्मर को इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं कि वो जो 3 फेज सप्लाई अगर इसके इनपुट में देंगे तो ये 2 फेज सप्लाई में कनेक्शन, वो 2 फेज सप्लाई में चेंज कर देगी। मतलब स्कॉट कनेक्शन इज यूज टू चेंज 3 फेज सप्लाई इनटू 2 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदलने की कोशिश करता है। और कई चीज़, हमें मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर के एपरेंट पावर की जो रेटिंग होती है वो, और वोल्टेज की रेटिंग जो है वो हमसे पूछ लेता है। और इस सवाल में भी आप लोग देख सकते हैं यही पूछा है। देखिए तो आप लोग लिख लीजिए ये चीज़, वोल्टेज ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर जो होता है वो √3/2 ऑफ मेन ट्रांसफार्मर होता है, मतलब 0.866 ऑफ मेन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये एक बात समझ में आ गई, ये चीज़ लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट होता है जो एस मेन बाय एस टीजर होता है, मतलब एपरेंट पावर ऑफ मेन ट्रांसफार्मर और एपरेंट पावर ऑफ टीजर ट्रांसफार्मर, वो 2/√3 होता है, 1.15 होता है रेशो। कल को पेपर में वो एस टीजर बाय एस मेन पूछ लेगा तो 2/√3 मत लिखे आना, ये एस मेन बाय एस टीजर है, ठीक है। ये ध्यान से इस चीज़ को रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कॉट कनेक्शन वैसे इस्तेमाल कहाँ होता है, ये भट्टियों में इस्तेमाल होता है। एक बार पेपर में ये भी पूछा था, मतलब कहाँ ज़रूरत पड़ती है। एक तो भट्टियों में ज़रूरत पड़ती है 2 फेज सप्लाई को, वो 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई करने में, और दूसरा रेलवे में पहले हुआ करता था ये यूज़, ठीक है। तो ये दो इसके एप्लीकेशन है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, द प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ एजेक्स वैट, एजेक्स याट बोल सकते हैं आप इसे, फर्नेस इज द ट्रांसफॉर्मर इन विच इज रिप्लेस्ड बाय डैश क्लोज लूप ऑफ मोल्टेन मेटल। वो पूछ रहा है एजेक्स याट फर्नेस के बारे में। इसमें पूछ रहा है कि जो सेकेंडरी जो टर्न्स है वो किससे रिप्लेस होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो समझिए ये फर्नेस क्या है, ये भट्टी है। इस भट्टी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल पे काम करती है, और इसका ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल पे ऐसे ये काम करती है कि इसका जो सेकेंडरी टर्न है वो एक पिघलते हुए मेटल से कंप्लीट किया जाता है, मतलब लोड के तौर पे वहाँ पे पिघलता हुआ मेटल फ्लो कराते हैं, मोल्टन मेटल फ्लो कराते हैं सेकेंडरी साइड पे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। कुछ बातें और जो एजेक्स वैट फर्नेस से जुड़ी हुई हैं वो ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है 75% होती है, वोल्टेज रेटिंग 600 वोल्ट पे काम करती है, पावर की रेटिंग
60 से 300 किलोवाट पे और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे काम करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आ सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग को कैसे पूरा किया जाता है, एक बहते हुए मेटल के लावा से, मतलब बहते हुए मेटल के मतलब मोल्टन मेटल, गर्म पिघलते हुए मेटल से। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कई पेपरों में पूछा जा चुका है। वो जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट इज, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो क्या होता है। ऑप्शन देखिए एक बार, किसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन में बात करी गई है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ऑप्शन में बात करी गई है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज के, मतलब ये अप्लाइड वोल्टेज हुआ V1, ये I0 हुआ नो लोड। नो लोड के दौरान करंट भी कौन सा बहता है, नो लोड ही बहता है। अच्छा, पर बात यह है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की बात कर रहा है, ये भी, इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, IC और IM, कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो ये जो बात कर रहा है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो वो है वो सेकेंडरी वोल्टेज हो गया, इसका जो फेजर बनता है, देखिए हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट है और जो फ्लक्स है वो दोनों मेन फ्लक्स, अब जैसे यहाँ पर हमने I0 बहाया है, I0 हम लोगों ने यहाँ बहाया। अब आपको ये चीज़ पता होगा, अगर आइडियल कंडीशन है तो I0 केवल IM के बराबर होता है, ये होगा ही नहीं। आइडियल कंडीशन में बोल रहा हूँ, केवल आइडियल कंडीशन में IC नहीं होगा। तो जो I0 IM होगा, जो यहाँ पर IM होगा वही φm पैदा करेगा, मतलब मेन फ्लक्स पैदा करेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे मेन फ्लक्स बहेगा कोर के अंदर। इससे अगर हम बात करें, इस फ्लक्स की वजह से जो यहाँ पर EMF पैदा होगा, ये प्राइमरी का EMF, ये सेकेंडरी का EMF, ये लैग करेगा 90 डिग्री से। तो लैग करेगा तो कब बनेगा, पीछे, मतलब यहाँ पर खड़े हो जाइए और लैग अगर कुछ बनाना है तो आप कैसे चलिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। तो क्योंकि ये गोल्डन रूल होता है भाई फेजर का, कोई भी चीज़ अगर लैग कर रही होगी तो वो कहाँ जाएगी, वो आपका जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। फिर क्या है, फिर जो इसी φm से E2 भी पैदा होगा। मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर माना हुआ है इसीलिए इससे बड़ा ले रहा हूँ E2, बस सिंपल मैंने अज्यूम किया हुआ है स्टेप अप। तो स्टेप अप अज्यूम करूँगा तो जाहिर सी बात है E2 बड़ा होगा E1 से, तो मैंने E2 बड़ा बनाया है। पर दोनों सेम फेज में होंगे क्योंकि एक ही माँ के दो बच्चे हैं, मतलब एक ही मेन फ्लक्स ही इन दोनों को पैदा कर रहा है, इसीलिए दोनों सेम फेज में होंगे। और ये जो V1 है, ये V1 जो है ये -E1 होगा। ये माइनस क्यों आया, लेंस लॉ की वजह से। तो इसका मतलब जो E1 होगा उसके ठीक माइनस में क्या होगा, V1 होगा। तो इसका मतलब V1 यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ खड़े हो जाइए, V1 इसको कैसे मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और वो भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ से अभी हम लोग एक बात निकाल लेते हैं कि जो ये IM है और ये V1 है, इसमें क्या है, V1 लीड कर रहा है या फिर कह लो IM लैग कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर खड़े हो गए आप, तो आपको V1 के पास जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, V1 लीड 90 डिग्री बाय IM। तो V1 क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। ऑप्शन देखिए, चलो उसने क्या पूछा है, ऑप्शन में IM के रिस्पेक्ट में पूछा है। भाई आप एक चीज समझना, समझिएगा बात को, राम और श्याम बैठे हैं, ये राम है, ये राम है, ये श्याम है। इस बात को कैसे बोलोगे, राम श्याम के आगे बैठा है। इस बात को ऐसे भी तो बोल सकते हो कि श्याम राम के पीछे बैठा है। तो बिल्कुल सिंपल बात है, IM लैग V1 बाय 90 डिग्री। तो IM क्या कर रहा है, IM V1 को लैग कर रहा है 90 डिग्री से। तो आपका ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन बॉम्बे बना आपका, ठीक है। IM लैग्स, देखो
सीधा सिंपल क्वेश्चन है, आई एम लैग्स अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है, बॉम्बे ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल तो क्वेश्चन भैया ये तो गली के भी बच्चे कर लेंगे, इतना आसान है। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज, अब वो कह रहा है प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कहाँ कनेक्ट रहती है। पहला ऑप्शन देखिए, कनेक्टेड टू द सप्लाई मेन। भाई प्राइमरी वाइंडिंग बोलते ही उसी को है जिस पे सप्लाई कनेक्टेड रहे, मेन सप्लाई कनेक्टेड रहे, और सेकेंडरी पे क्या कनेक्ट होता है, लोड। ये चीज़ जान लेना, ज़रूरी नहीं है यही प्राइमरी होगी। अगर मैं यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट कर दूँ और यहाँ लोड कनेक्ट कर दूँ तो ये सेकेंडरी हो जाएगी, ये प्राइमरी हो जाएगी। पर ये बात पुख्ता है, प्राइमरी पे हमेशा सप्लाई कनेक्ट होगी और सेकेंडरी पे हमेशा लोड कनेक्ट होगा, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। चलिए बहुत प्यारा सवाल है यार, ब्रीदर का सवाल है। मतलब वो कह रहा है हवा से नमी आवेशित करने वाला सिलिका जेल का रंग। अब देखिए जो ट्रांसफार्मर के अंदर गैस बनती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफार्मर ब्रीथ करता है, मतलब गैस रिलीज करता है और लेता भी है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है। क्योंकि उसको अगर देखो आप खुद सोचिए, शरीर में भी गैस बनती है, गैस बाहर भी जाती है, ठीक है, तो आना जाना हम लोग लेते भी हैं, एयर बाहर से लेते हैं, ऐसी ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ट्रांसफार्मर में। तो जो सिलिका जेल लगा होता है वो क्या करता है, वहाँ पर सिलिका जेल के अंदर कलर का वो रहता है, मतलब वो क्या करता है, जो हवा अंदर बाहर जा रही है उसमें से नमी सोख लेता है। तो सिलिका जेल जब बिल्कुल नया होता है तो ब्लू कलर का होता है, जब बिल्कुल नया होता है तो ब्लू कलर का होता है। जब हवा की नमी सोखता रहता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है। और जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मतलब अगर वो उसने सिलिका जेल कैल्शियम क्लोराइड का बनता है, CaCl2 का, ये चीज़ दिमाग में रखना। कैल्शियम सिलिका जेल इस तरीके से ना यूँ करके एक डब्बे में यूँ करके रखा रहता है, यूँ करके लटका रहता है और उसमें सिलिका जेल भरी रहती है, मतलब ऐसे कंकड़ कंकड़ से भरे रहते हैं ना, वो एक्चुअली कैल्शियम क्लोराइड होता है, जो कि हवा जब अंदर यहाँ से जाती है तो उसमें से नमी को सोख लेता है। और नमी सोख के होता क्या है कि जब वो हवा अंदर जाएगी तो वो कहीं नमी से फ्री होगी, मतलब नमी नहीं होगी उस हवा के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो सिलिका जेल की अगर हम लोग बात करें, सिलिका जेल का कलर कैल्शियम क्लोराइड का कलर शुरुआत में ब्लू होता है, जैसे जैसे नमी सोखता जाता है पिंक हो जाता है, और नमी सोखता जाता है तो लास्ट में वाइट हो जाता है। अगर सिलिका जेल वाइट हो गया तो ये समझ लो बदल दो, फेंक दो इसको, क्योंकि अब ये इससे ज़्यादा नमी नहीं रोक सकता हवा की। अगर वो तब भी लगा रहा तो हवा अंदर जाती रहेगी, और क्या होगा, हवा अंदर जाती रहेगी और वो उस हवा में नमी होगी, क्योंकि ये तो सोख नहीं रहा होगा, ख़राब हो गया, वाइट हो गया, तो वो हवा अंदर जाके क्या कर देगी, शॉर्ट सर्किट कर देगी। सिलिका जेल में आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है, याद रखिए, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है काफ़ी, है ना, पेपर में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूँ तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पैरेलल लोड को लेके है। देखिए मान लीजिए ये कोई ट्रांसफार्मर 1 है और मान लीजिए ये कोई ट्रांसफार्मर 2 है। ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 को पैरेलल लगा के हम लोग पता है क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक P लोड, मतलब एक P वॉट शेयर कर सकता है और ये एक P वॉट उठा सकता है, तो कहीं ना कहीं पैरेलल ऑपरेशन करके ये P + P 2P, मतलब इसकी जो रेटिंग है लोड उठाने की वो बढ़ जाएगी। जब भी हम पैरेलल में लगाते हैं किसी भी चीज़ को, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जब हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि जब भी हम पैरेलल में लगाते हैं लोड को तो उसमें पावर जुड़ती जाती है। अब इसी चीज़ को उल्टा समझ लीजिए, यहाँ हम लोड के लिए सप्लाई को पैरेलल में लगा रहे हैं तो पावर जुड़ जाएगी, लोड के लिए सप्लाई को पैरेलल में लगा रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें भी तो पावर जुड़ेगी, कंसेप्ट तो सेम ही है। तो पैरेलल लगाने से ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता है, इनकी लोड लेने की क्षमता वो बढ़ जाती है। अब मान लीजिए ये 10 किलोवाट का लोड लेता है, ये 20 किलोवाट का लेता है। अब मान लीजिए यहाँ पर लोड लगा हुआ है, अब आप ऐसे समझिए,
घर में दो भाई हैं, एक भाई मान लीजिए 50,000 कमाता है, एक भाई 1 लाख कमाता है। अगर 50,000 से आप 10,000 रुपये महीने लो और 1 लाख वाले से 10,000 रुपये महीने दो, तो लोड किस पे बढ़ जाएगा? जो 50,000 कमाता है उस पर बढ़ जाएगा। अब जो 50,000 कमाता है उस पर लोड इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि वो कमाता कम है। सेम ऐसे ही अगर ये हमारा 10 किलोवाट शेयर कर पाता था, अब मान लो यहाँ कोई लोड लगा हुआ है, ये 5 किलोवाट यहाँ से शेयर करे और ये भी 5 किलोवाट यहाँ से शेयर करे, मान लो 10 किलोवाट का लोड लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं शेयरिंग तो इसकी ज़्यादा हो गई। ये 10 किलोवाट शेयर कर पाता था, उसमें से 5 किलोवाट कर रहा है, 5 का मतलब 50% लोड कहीं ना कहीं पूर्ति कर रहा है, और ये 20 में से केवल 5 किलोवाट की जो पूर्ति कर रहा है, तो लोड इस पर बढ़ गया नहीं बढ़ गया? लोड शेयरिंग। तो इन लोड शेयरिंग का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना। तो लोड शेयरिंग किस पर डिपेंड करती है? लोड शेयरिंग जब भी डिपेंड करेगी वो ट्रांसफॉर्मर के केवीए रेटिंग पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? केवीए रेटिंग पर डिपेंड करेगी, ट्रांसफॉर्मर के केवीए रेटिंग पर। ठीक है, मैं अभी प्रोपोर्शनल क्यों नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मर द्वारा समांतर संचालन में लोड शेयरिंग कैसे होती है? तो जो लोड शेयरिंग है वो होती है इनके, जो हमारी लोड शेयरिंग होती है, मतलब एस शेयरिंग जो होती है, लोड शेयरिंग, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी मैं बता दूं, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। देखिए इसका अपना एक्स पर यूनिट होगा 1 और इसका अपना एक्स पर यूनिट होगा 2। तो जिसका एक्स पर यूनिट ज़्यादा होगा उसकी तरफ से लोड शेयरिंग कम होगी, और जिसकी तरफ से एक्स पर यूनिट कम होगा उसकी तरफ से लोड शेयरिंग ज़्यादा होगी। तो किसके? ट्रांसफॉर्मर की पर यूनिट रिएक्टेंस क्या हो गया? ये पर यूनिट रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लोड शेयरिंग। ठीक है, इतना पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पेपर में पूछता है। और एक और बात बता दूं, पेपर में कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना, वो इम्पीडेंस कहेगा तो इम्पीडेंस मत लगाना, रिएक्टेंस ही लगाना। और एक और बात सुन लो, चलो अगर रिएक्टेंस नहीं दिया हो तो इम्पीडेंस लगा देना, पर यूनिट ही लगाना। अगर उसने बोल दिया ओमिक, मतलब उसने बोल दिया ओमिक रिएक्टेंस, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है लोड शेयरिंग? उसने बोल दिया एक ऑप्शन ओमिक रिएक्टेंस और दूसरा ऑप्शन दे दिया पर यूनिट रिएक्टेंस। तो भाई इस चीज़ को गलत मत करे आना, पर यूनिट रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है, ओमिक रिएक्टेंस पर डिपेंड नहीं करती लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग क्या हुई? कहीं ना कहीं ऐसी तो हुई लोड शेयरिंग, क्योंकि एस में ही तो, केवीए में ही तो लोड रहता है ट्रांसफॉर्मर के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक से। ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन से लॉसेस शून्य होते हैं? देखो, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस तो होता ही है कोर के अंदर। इस कोर के अंदर एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होता ही है। एडी करंट लॉस कैसे होता है? इस कोर के अंदर एडी करंट यूँ घूमते रहते हैं, स्विरलिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, भंवरधारा हानि जिसे बोलते हैं। तो एडी और हिस्टैरिसीस तो होते ही होते हैं, और एडी और हिस्टैरिसीस को ही मिलके तो आयरन लॉस बनता है। अभी बात हुई है आयरन लॉस क्या होता है, एडी और हिस्टैरिसीस लॉस मिलके आयरन लॉस होते हैं। अब खुद सोचो, ट्रांसफार्मर में कोई भी भाग घूमता तो है नहीं, कोई भी पार्ट उसका घूमता तो है नहीं, तो ट्रांसफार्मर में जो फ्रिक्शन लॉस होगा वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला, लॉस 0 होगा। आंसर वुड बी आपका बॉम्बे। क्लियर इतना पॉइंट? तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर कर लिया वो कर लिया मेरे भाई। क्या कर लिया? ट्रांसफार्मर यूपीपीसीएल जेई 2019 के टॉपिक्स, 2019 का शिफ्ट 2 का जो पेपर है, ट्रांसफार्मर टॉपिक कवर कर लिया। लेक्चर कैसे लग रहे हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करिए। ठीक है, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।